फर्स्ट आप ये करो ना, न्यूमेरिकल है, न्यूमेरिकल बेटा ये उदाहरण आपका, इसमें ये कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करके कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करके कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करके 2.8 ग्राम कैल्शियम ऑक्साइड बनाया गया। कैल्शियम ऑक्साइड बनाया गया, उसमें 0.8 ग्राम ऑक्सीजन है, उसमें 0.8 ग्राम ऑक्सीजन है। इसे कैल्शियम और ऑक्सीजन की प्रक्रिया से इसे कैल्शियम और ऑक्सीजन की प्रक्रिया से इसे कैल्शियम और ऑक्सीजन की प्रक्रिया से बनाया गया है और बनाया गया है और 3.5 ग्राम कैल्शियम ऑक्साइड में 3.5 ग्राम कैल्शियम ऑक्साइड में 1 ग्राम ऑक्सीजन संयुक्त 1 ग्राम ऑक्सीजन संयुक्त है। सिद्ध करो कि उपयुक्त परिणाम में स्थिर अनुपात नियम स्थिर अनुपात सिद्धांत लागू होता है। स्थिर अनुपात सिद्धांत लागू होता है। सबसे पहले हल हम लिखने से पहले देखो, वापस से इसको पढ़ लेना कि सबसे पहले आपकी कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करके 2.8 ग्राम कैल्शियम ऑक्साइड बनाया गया। क्या किया गया कि बेटा जी सबसे पहले आपने कैल्शियम कार्बोनेट इसको क्या किया गया, गर्म किया गया। क्या किया गया, गर्म किया गया। उसके बाद में इसमें से 2.8 ग्राम क्या प्राप्त हुआ, हमें कैल्शियम ऑक्साइड प्राप्त हुआ है। क्या प्राप्त हुआ है, कैल्शियम ऑक्साइड प्राप्त हुआ है। इसमें 0.8 ग्राम ऑक्सीजन है। कितनी ग्राम ऑक्सीजन है इसमें, 0.8 ग्राम इसमें ऑक्सीजन है। इसे कैल्शियम और ऑक्सीजन की प्रक्रिया से बनाया गया है, ठीक है। और 3.5 ग्राम कैल्शियम ऑक्साइड में 1 ग्राम O2 संयुक्त है। सिद्ध करो कि उपयुक्त परिणाम में स्थिर अनुपात का नियम आपके लागू होता है। तो ये सिद्ध करना है। तो आपके हल लिखने के बाद में पहला हल आपको क्या लिखना है कि साहब कैल्शियम कार्बोनेट जो है इसको कैल्शियम कार्बोनेट से प्राप्त
क्या लिखना है? सबसे पहले कैल्शियम कार्बोनेट से प्राप्त कैल्शियम ऑक्साइड की मात्रा, कैल्शियम ऑक्साइड की मात्रा कितनी है? आपकी गिवन है 2.8 ग्राम। क्या है बताइए? आपकी गिवन है 2.8 ग्राम। अब इसके अंदर ऑक्सीजन की मात्रा कितनी है? देखो उसमें ऑक्सीजन की मात्रा इतनी है, तो इसमें ऑक्सीजन की मात्रा जो है वो कितनी है? 0.8 ग्राम। कितनी है बेटा? 0.8 ग्राम है। तो कैल्शियम की मात्रा कितनी होगी निकालना है। अतः कैल्शियम की मात्रा, अब देखिए बेटा जी, आपने जो कैल्शियम ऑक्साइड मिला, क्या मिला? कैल्शियम ऑक्साइड मिला, इसकी मात्रा कितनी? 2.8 ग्राम, जिसमें से आपके ऑक्सीजन की मात्रा कितनी? 0.8। तो हमें इसमें क्या निकालनी है? कैल्शियम की मात्रा। तो आपको क्या करना पड़ेगा? 2.8 में से 0.8 को ग्राम को माइनस कर दो। 2.8 में से 0.8 ग्राम माइनस कर दो, तो आपके 2.0 ग्राम, बिल्कुल शाबाश बेटा, 2.0 ग्राम इसमें क्या बचता है? आपके कैल्शियम बचता है। क्या बचता है बेटा जी? कैल्शियम आपके इसमें बचता है। फिर नीचे लिखो कि 2 ग्राम कैल्शियम से संयुक्त 2 ग्राम कैल्शियम से संयुक्त होने वाले ऑक्सीजन की मात्रा, अब बेटा देखें आपके क्या लिखा हुआ है यहाँ पर? 2 ग्राम कैल्शियम से युक्त होने वाले ऑक्सीजन की मात्रा कितनी है? दी हुई है आपके 0.8 ग्राम। कितनी दी हुई है? 0.8 ग्राम आपके दिया हुआ है। ठीक है, तो 1 ग्राम कैल्शियम से, तो 1 ग्राम कैल्शियम से संयुक्त होने वाले ऑक्सीजन की मात्रा, कितनी होगी ये आपको निकालना है। तो आपको इसमें क्या करना पड़ेगा? कितने ग्राम में होगी? 2 ग्राम में, मतलब 0.8 बटे 2। तो 0.8 बटे 2 में 2 का भाग दोगे तो कितना होगा आपके? 0.4 ग्राम। बिल्कुल शाबाश बेटा, 0.4 ग्राम आपके यहाँ पे होगा। तो कैल्शियम ऑक्साइड में कैल्शियम व ऑक्सीजन का अनुपात, तो कैल्शियम का अनुपात कितना हो गया? 2। कैल्शियम का अनुपात कितना है? 2। ठीक है, और ऑक्सीजन का अनुपात कितना हो गया? 0.4। कितना हो गया? 0.4। एक तो हो गई बात आपकी। दूसरी बात ये करता है कि क्या नाम से CO3 से प्राप्त, अब नीचे वाला सवाल ना, इससे कैल्शियम ऑक्साइड की प्रक्रिया से बनाया गया और 3.5 ग्राम कैल्शियम ऑक्साइड बने 1 ग्राम हो। कितना ग्राम हो? 3.5 ग्राम कैल्शियम ऑक्साइड में 1 ग्राम संयुक्त है। तो सिद्ध कीजिए कि उपयुक्त परिणाम में इससे अनुपात का नियम है। अब दूसरा वाला करना है, कैसा करना है दूसरा वाला? तो अब इसमें देखिए CaCO3 से प्राप्त CaO की मात्रा, तो इसकी मात्रा आपको कितनी प्राप्त हुई है? यहाँ पर 3.5 ग्राम। कितनी प्राप्त हुई है? बराबर 3.5 ग्राम। 3.5 ग्राम। तो ऑक्सीजन की मात्रा, तो ऑक्सीजन की मात्रा कितनी बेटा जी? 1 ग्राम है ना? 1 ग्राम ये दी हुई ऑक्सीजन की मात्रा। तो कैल्शियम की मात्रा कितनी होगी? अतः कैल्शियम की मात्रा निकालने के लिए क्या करोगे? 3.5 में से आपको 1.00 ग्राम जो है वो माइनस करना पड़ेगा। तो कितनी हो गई? तो आपके 2.5 ग्राम। कितनी हो गई? 2.5 ग्राम। ठीक है, अब 2.5 ग्राम होने के लिए अब 2.5 ग्राम
कैल्शियम संयुक्त होने वाले ऑक्सीजन की मात्रा, संयुक्त होने वाली ऑक्सीजन की मात्रा आपको निकालनी है, बराबर 1 ग्राम बटे में 2.5 ग्राम, तो आपकी 0.4 ग्राम कितनी बचती है बेटा? आपकी 0.4 ग्राम बचती है। तो कैल्शियम ऑक्साइड में कैल्शियम और ऑक्सीजन का अनुपात, कैल्शियम और ऑक्सीजन का अनुपात कितना होगा? यहाँ पर आपकी कैल्शियम और ऑक्सीजन का अनुपात कितना होगा बेटा जी? अरे देखो इसके अंदर कितना मिला था आपको? 2 अनुपात 1 है ना, कितना है? सॉरी 2 अनुपात 1 नहीं होगा बेटा, 1 होगा। एक कैल्शियम के साथ में 1 होगा ना, 1 ही होगा बेटा जी। तो यहाँ पर भी आपके 1 अनुपात 0.04, ये आंसर आ जाएगा आपका। कैसे होगा? दोबारा सुन लो, कैल्शियम कार्बोनेट से प्राप्त CO की मात्रा जो है वो हमें गिवन है 2.8 ग्राम, ठीक है। इसमें ऑक्सीजन की मात्रा भी आपको दी हुई है 8 ग्राम, तो कैल्शियम की मात्रा कितनी होगी? तो इसमें से ये करा दो, तो 2.8 में से हमने 0.8 कराया तो 2.0 ग्राम बची, ठीक है। फिर 2 ग्राम कैल्शियम के साथ संयुक्त होने वाले ऑक्सीजन की मात्रा कितनी है? 0.8 ग्राम, तो 1 ग्राम कैल्शियम से संयुक्त होने वाले ऑक्सीजन की मात्रा कितनी होगी? 0.8 बटे 2 बराबर 0.4 ग्राम। तो कैल्शियम की मात्रा व ऑक्सीजन की मात्रा, कैल्शियम की मात्रा 1 ग्राम यहाँ से और ऑक्सीजन की मात्रा ये निकल गई यहाँ पे, तो दोनों का अनुपात क्या हो गया? बराबर है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि इस सिद्धांत में आपकी क्या हुआ है कि स्थिर अनुपात नियम का पालन किया गया है। स्थिर अनुपात का नियम क्या था कि किसी भी प्रोडक्ट को किसी भी विधि द्वारा बनाया जाए, हमेशा उसका अनुपात क्या रहता है? स्थिर रहता है। अनुपात क्या रहता है? स्थिर रहता है। तो इसलिए स्थिर अनुपात का नियम आपको प्राप्त हुआ है। लिखो इसको, बताइए कैसा नहीं? बताइए बच्चों, बिल्कुल स्क्रीनशॉट ले लो बेटा, इसका स्क्रीनशॉट ले लो सभी। हाँ कोई बात नहीं, स्क्रीनशॉट ले लो ऐसे। चले चलिए बेटा जाके कितना रखे बेटा? सिद्धांत जो यहाँ पे दिया हुआ है ये है गुणित अनुपात। तीसरा नियम दिया हुआ है गुणित अनुपात का नियम, गुणित अनुपात का नियम। तीसरा लिखिए गुणित अनुपात का नियम। गुणित अनुपात का नियम इसमें यह नियम, यह नियम डॉल्टन ने प्रतिपादित किया था। यह नियम डॉल्टन
किया था, यह नियम न्यूटन ने प्रतिपादित किया था। प्रतिपादित किया, प्रतिपादित किया। इसमें लिखिए आगे, इस नियम के अनुसार, इस नियम के अनुसार इस नियम के अनुसार दो तत्व आपस में संयोग कर दो तत्व आपस में संयोग कर ठीक है, दो तत्व आपस में संयोग कर एक से अधिक यौगिक बनाते हैं, एक से अधिक यौगिक बनाते हैं, एक से अधिक यौगिक बनाते हैं, उनमें से एक तत्व के, बिल्कुल मैं बताऊंगा उनमें से, चलो बेटा एक बार दोबारा बोल देता हूं उसको कि ये है आपके गुणित अनुपात का नियम। क्या है? गुणित अनुपात का नियम है। अब गुणित अनुपात का नियम जो है ये न्यूटन ने, कौन है? न्यूटन नामक एक साइंटिस्ट है, विद्वान है, इन विद्वान ने इस नियम का प्रतिपादन किया था। ठीक है, नहीं ये न्यूटन अलग है, न्यूटन अलग है, ठीक है। इस नियम के अनुसार दो तत्व आपस में संयोग कर एक से अधिक यौगिक बनाते हैं, उनमें से एक तत्व के भिन्न भाग, उनमें से एक तत्व के भिन्न भिन्न भाग दूसरे तत्व के निश्चित भाग से दूसरे तत्व के निश्चित भाग से संयोग करते हैं, संयोग करते हैं जो परस्पर सरल अनुपात, जो परस्पर सरल अनुपात में होते हैं, सरल अनुपात में होते हैं, इसे गुणित अनुपात का नियम, इसे गुणित अनुपात का नियम कहते हैं। देखिए बेटा, आप शुरू हो
ये गुणित अनुपात का नियम किसने प्रतिपादित किया था? आपके गवर्नर ने प्रतिपादित किया था। ठीक है, इस सिद्धांत के अनुसार या इस नियम के अनुसार दो तत्व आपस में संयोग कर एक से अधिक यूनिट बनाते हैं। जो दो तत्व जो है वो आपस में क्या करते हैं? संयोग करते हैं, और संयोग करने के बाद एक से अधिक यूनिट बनाते हैं। कैसे बनाते हैं? आप लोगों ने देखा होगा कार्बन डाइऑक्साइड के साथ संयोग करके क्या बनाती है? कार्बन डाइऑक्साइड बनाती है। ठीक है, सल्फर डाइऑक्साइड ऑक्सीजन के साथ संयोग करके क्या बनाती है? सल्फर डाइऑक्साइड बनाती है। ठीक है, बनाती है ना। तो इस तरीके से एक से अधिक यूनिट बनाते हैं, तो उनमें से एक तत्व के भिन्न-भिन्न भाग दूसरे तत्व के निश्चित भाग से संयोग करते हैं। अब एक तत्व का भिन्न भाग और इनमें से एक तत्व का भाग क्या होना चाहिए? भिन्न होना चाहिए, जबकि दूसरा तत्व जो है उसका भाग कैसा होना चाहिए? समान होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? समान होना चाहिए। जो परस्पर सरल अनुपात में क्या करते हैं? संयोग करते हैं। क्या करते हैं? जो परस्पर सरल अनुपात में संयोग करके और सरल अनुपात में संयोग करते हैं, तो इसे ही हम क्या कहते हैं? गुणित अनुपात का नियम कहते हैं। यानी आप लोगों को समझ में नहीं आवा, पर एग्जांपल से समझ आ जाएगा। एग्जांपल क्या है? देखो बेटा, जिसमें जिस उदाहरण देखो, जैसे आपके ऑक्सीजन क्या है बेटा? ये ऑक्सीजन। ठीक है, इसको छोड़ो, पहले सबसे पहले देखो कार्बन ले लो। कार्बन के साथ में आपके ऑक्सीजन। ठीक है, कार्बन और ऑक्सीजन क्या होगा? संयोग होगा, तो आपकी क्या बनती है? कार्बन डाइऑक्साइड बनती है, CO2। क्या बनती है? CO2 बनती है। इसी प्रकार से आपके कार्बन है, इसका तो अनुपात निश्चित है, पर इसका अनुपात क्या है? भिन्न है। देखो यहाँ पर देखो भिन्न भाग, तो इसका भाग क्या है? अलग है, और इस ऑक्सीजन का भाग क्या है? अलग है। जबकि इसमें से एक तत्व के भिन्न भाग दूसरे तत्व के निश्चित भाग से, दूसरे तत्व के निश्चित भाग से, इस तत्व का भाग, कार्बन का भाग क्या है? निश्चित है, परंतु इनका भाग क्या हो गया? अलग अलग हो गया ना। तो इससे संयोग करके कार्बन मोनोऑक्साइड बनाती है। क्या बनाती है? कार्बन मोनोऑक्साइड बनाती है। तो इसके अंदर ऑक्सीजन के 16 भाग, इसके अंदर ऑक्सीजन के कार्बन के पास में कितने भाग रहते हैं? 16 भाग रहता है। जबकि इसके अंदर ऑक्सीजन में कार्बन के पास में कितने भाग रहते हैं? 32 भाग रहता है। कितना भाग रहता है? 32। कितना भाग रहता है? 32 भाग रहता है। आप ये समझिए नहीं होंगे, आप नहीं समझे होंगे ना। 32 और 16 कहां से आगे बोली? तो सुनो बेटा जी, 16 भाग और 32 भाग का मतलब ये है कि आपके एक कार्बन जो है, ये वाला कार्बन, इसका परमाणु कितना है? 12। कितना है? 12। इसका भी कितना होगा? 12। एक ऑक्सीजन होती है, उसका भार कितना होता है? एक ऑक्सीजन का भार कितना होता है बेटा जी? 16 होता है परमाणु भार एक ऑक्सीजन का। तो 2 का कितना हो गया? 32। 2 ऑक्सीजन का परमाणु, 2 ऑक्सीजन का भार कितना हो गया? 32। ठीक है, अब यहाँ पर कार्बन है बेटा जी, और कार्बन और ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड की संरचना कैसी होती है? C डबल बॉन्ड। ये संरचना होती है कि नहीं होती? तो इसका 16 भाग और इसका 16 भाग, दोनों के अलग अलग भाग हो गए ना। तो मतलब एक कार्बन से दूसरे ऑक्सीजन का 16 भाग क्या रहता है? संयुक्त रहता है। एक कार्बन से दूसरे एक कार्बन से एक ऑक्सीजन का 16 भाग संयुक्त रहता है, तो दूसरे ऑक्सीजन का भी कितना भाग संयुक्त रहता है? 16 भाग रहता है। जबकि इसके अंदर क्या होगा? इसके अंदर आपके होगा ऑक्सीजन। क्या होगा? आपके ऑक्सीजन जो होगा वो आपके, ये क्या होगा? 16। कितना होगा? 16। ठीक है, इसका भाग आपके 16 होगा। तो देखो बेटा जी, ये उल्टा लिख दिया मैंने उल्टा लिख दिया बेटा। इसके पास कितना भाग आएगा? 16 प्लस 16 बराबर 32। 16 प्लस 16 बराबर कितना होगा? 32 भाग तो इसके पास रहेगा, और इस कार्बन के पास में इसका पूरा 16वां भाग रहेगा, तो 16 भाग बेटा इसका रहेगा। ठीक है, ये उल्टा लिख दिया था मैंने, सही कर लेना इसको कि 32 भाग रहेगा ऊपर वाले के पास में, और 16 भाग रहेगा नीचे वाले के पास में। ये इसमें ये रहेगा। हाँ जी बेटा जी,
सहयोग करते हैं, निश्चित भार से सहयोग करते हैं। कार्बोनेशन को बदल दो। चलिए बड़े देखिए आगे तुल्य अनुपात का नियम। नेक्स्ट नियम अपना क्या है? तुल्य अनुपात का नियम। सबसे पहले हम बात करेंगे कि इस नियम का प्रतिपादक कौन है। तो इसमें लिखो इस नियम का प्रतिपादन रिक्टर। इस नियम का प्रतिपादन रिक्टर ने किया। इस नियम का प्रतिपादन किसने किया बेटा? रिक्टर महोदय है, इन्होंने इस नियम का प्रतिपादन किया था। तो इसमें लिखिए नीचे परिभाषा जो होगी वो बर्जीलियस के अनुसार होगी इसकी। तो इसमें लिखिए बर्जीलियस के अनुसार, बर्जीलियस के अनुसार दो या दो से अधिक तत्व भिन्न भिन्न ऐसे तत्वों के भिन्न भिन्न भाग जो किसी अन्य तत्व के एक निश्चित भार से संयोग करते हैं तो उनसे मिलने वाले उत्पादों का अनुपात समान होता है। उत्पादों का अनुपात समान होता है। देखिए बेटा ये नियम क्या है अपना? तुल्य अनुपात का नियम है। ये नियम क्या कहता है? सबसे पहले ये देखो कि इस नियम का प्रतिपादन किसने किया? इस नियम का प्रतिपादन रिक्टर ने किया था। ये किसने किया था? रिक्टर ने किया था। ठीक है, अब इसी नियम के अनुसार क्या है कि जब दो या दो से अधिक तत्वों के भिन्न भाग, अब दो या दो से अधिक तत्व के क्या होंगे? भार भिन्न हो। क्या होंगे? भार भिन्न हो। जैसे मैंने बताया ऑक्सीजन है और ये ऑक्सीजन है, इसके दोनों भार क्या है? भिन्न है। तो किसी अन्य तत्व के एक निश्चित भाग से सहयोग करेगा, वही संयोजन वही चल रहा है, एक निश्चित भाग से सहयोग करेगा तो उनसे मिलने वाले तत्वों का अनुपात क्या होगा? समान होगा। क्या होगा? समान होगा। बस इसके अंदर फर्क ये है कि यहाँ पर ये एक ही तत्व थे और इन तत्वों का भाग भिन्न था, जबकि यहाँ पर क्या होगा कि ये जो तत्व है, यहाँ पर जो तत्व होगा उसका भार क्या होगा? समान। जबकि इससे सहयोग करने वाले जो तत्व है उनका भार क्या होगा? अलग अलग होगा। तो उनका अनुपात क्या होगा? सेम होगा। जैसे देखो आपके ऊपर बताता हूँ इसका एग्जाम्पल। इसका उदाहरण देखिए, जैसे बेटा ये आपकी H2 है,
ठीक है, और आपके ऑक्सीजन, ठीक है, ये क्या करेगा, इस H2 से आपकी क्या बन रहा है, जल का अणु बनता है। किसका अणु बनता है, जल का अणु, किसका निर्माण होगा, H2 होगा। तो यहाँ पे हाइड्रोजन का अनुपात कितना है, 2, और ऑक्सीजन का कितना है, 1, कितना है, 2:1। तो इसी प्रकार से यदि मान लीजिए आपके हाइड्रोजन की संख्या कितनी है, 2, प्लस आपसे सल्फर है H2S, इससे क्या बनती है, आपके H2S बनता है। तो इसमें हाइड्रोजन की संख्या कितनी है, 2, और सल्फर की संख्या कितनी है, 1। तो दोनों के अनुपात क्या हो गए, समान हो गए ना, दोनों के अनुपात क्या हो गए, समान। वापस से देखो, दो या उससे अधिक तत्वों के भिन्न भार जो किसी अन्य तत्व के एक निश्चित भार से, अब ये दो तत्व हैं जिनके भार क्या है, अलग-अलग है, परंतु किसी एक तत्व का निश्चित भार, परंतु किसी तत्व के अन्य तत्व के एक निश्चित भार से संयोग करने वाले एक निश्चित भार मिलता है, इसका हाइड्रोजन का। तो इसी क्या कर रहा है,